हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर, हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 555 टाइमर आईसी के बारे में हमने देखा था। तो आज हम उसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पर 555 टाइमर आईसी के द्वारा हम क्या बना रहे हैं, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए उसके लिए हमने 555 टाइमर आईसी बना रखी है। उसमें किस प्रकार से क्या कनेक्शन होगा हम देखते हैं। देखिए 555 टाइमर आईसी के बारे में जब हमने इसका पिन डिस्क्रिप्शन देखा था, तब हमने उसमें पढ़ा था कि इसमें पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 का कोई वैसे कोई यूज नहीं होता है। बस उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक सर्किट होता है जो हम इसके अंदर उपयोग में लेते हैं। जैसे पिन नंबर 4 रिसेट पिन थी, जिसको हम पिन नंबर 8 से शॉर्ट करके वीसीसी से अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे पिन नंबर 4 को मैंने पिन नंबर 8 से क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। पिन नंबर 4 को पिन नंबर 8 से शॉर्ट कर दिया, तो उसको वीसीसी से अप्लाई कर दिया। ठीक है। पिन नंबर 5 के लिए क्या करते थे, पिन नंबर 5 में एक स्मॉल वैल्यू कैपेसिटर सी डैश से जोड़ के इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड कर देते थे, है ना। पिन नंबर 1 किसके लिए होती है, ग्राउंड के लिए। तो क्योंकि ये ग्राउंड वाला पॉइंट है, तो पिन नंबर 1 को भी मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। पिन नंबर 2 जो है वो ट्रिगर इनपुट वाला होता था। तो इसमें जब हम अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाते हैं, तो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 को आपस में शॉर्ट करके एक एक्सटर्नल कैपेसिटर से जोड़ना होता है ना। पिन नंबर 6 कौन सी थी, थ्रेशोल्ड पिन, है ना। और थ्रेशोल्ड पिन कौन सी थी, थ्रेशोल्ड पिन थी पहले वाला जो कंपेरेटर था, है ना। अभी हम जब इसका ब्लॉक डायग्राम हम जब इसका सर्किट देखेंगे तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। पिन नंबर 6 यदि आपको याद हो, तो पिन नंबर 6 थी फर्स्ट कंपेरेटर की नॉन इन्वर्टिंग पिन, है ना। फर्स्ट कंपेरेटर की नॉन इन्वर्टिंग पिन। और पिन नंबर 2 क्या थी, सेकंड कंपेरेटर की इन्वर्टिंग पिन। तो फर्स्ट कंपेरेटर की नॉन इन्वर्टिंग पिन और सेकंड कंपेरेटर की इन्वर्टिंग पिन, यानी कि फॉर एग्जांपल यदि हम बनाएं आपको इसको, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। तो फर्स्ट इन्वर्टर की नॉन इन्वर्टिंग पिन और सेकंड कंपेरेटर की इन्वर्टिंग पिन, है ना। यानी कि ये पिन नंबर 6 थी, ये थी पिन नंबर 6, और ये क्या थी, पिन नंबर 2। इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और शॉर्ट सर्किट करके एक्सटर्नल कैपेसिटर सी से जोड़ देते हैं, है ना। तो इसको शॉर्ट करके इसको भी कहाँ से जोड़ देते हैं, ग्राउंड से। ग्राउंड से जोड़े हम सीधे, क्योंकि ये वाला पॉइंट ग्राउंड है, तो मैं इसको सीधा यहाँ से भी जोड़ सकता हूँ ना। लेकिन यहाँ पे इस तरह से भी शो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो पिन नंबर 6 और पिन नंबर 6 आपस में शॉर्ट सर्किट करके कैपेसिटर सी से जोड़ देंगे। कैपेसिटर सी की चार्जिंग के लिए हम यहाँ पे दो कैपेसिटर का उपयोग कर, दो प्रतिरोध, दो एक्सटर्नल प्रतिरोध आर ए व आर बी का उपयोग करते हैं। आर ए व आर बी का उपयोग करेंगे, और यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे किससे, प्लस बीसीसी से। जैसे प्लस बीसीसी वाली लाइन है, ये प्लस बीसीसी वाली लाइन से मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूंगा। ठीक है। ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है ना। ये हमारा क्या है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ये आर, फिर से ये आर, और फिर से ये आर, और ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। तो दोनों को भू संपर्कित करना है, यानी कि ग्राउंड करना है, तो दोनों को एक साथ ग्राउंड करना है। ये भी आर है, ये भी आर है। ये वाला पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है ना, तो हम इसको थोड़ा ऊपर से निकाल देंगे। इसी प्रकार से ये वाला पॉइंट भी यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, तो और ये वाला पॉइंट इसके इससे, और इसका जो इन्वर्टिंग पिन है वो इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये हमारा इसमें डायग्राम था ना। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके बाद पिन नंबर 7 को हम कहाँ जोड़ रहे हैं, आर ए और आर बी के बीच वाले पॉइंट से। पिन नंबर 7 कौन सी थी, डिस्चार्ज पिन। अभी हम इसको एक बार कंप्लीट करते हैं डायग्राम को, यहाँ से और यहाँ से। ये क्या, ये कहाँ लगता था, एस आर फ्लिप फ्लॉप के एस इनपुट और आर इनपुट पे। तो ये एस इनपुट और ये आर इनपुट और ये एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो इसका ये क्यू इनपुट और ये कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट। तो ये हमारा मेन आउटपुट हो जाता था वी नोट। तो यहाँ पर हमें आउटकम प्राप्त हो जाएगा वी नोट फाइनली, है ना। और यहाँ से हम इसको कहाँ लगा देंगे, डिस्चार्ज कैपेसिटर, डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर पे। और डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर किस में होता है, कॉमन एमिटर अब कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये तो कहाँ हो जाएगा, ग्राउंड। और ये हम कहाँ पे लगा देंगे, पिन नंबर 7 पे। ये पिन नंबर 7 है, तो पिन नंबर 7 हम यहाँ पे कहाँ लगा दी जाएगी, दोनों के बीच में यहाँ। ठीक है। ये हमारा डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर क्या हो गया, क्यूडी। ये डायग्राम था। इसके अलावा अब देखिए रिसेट पिन थी 4, उस 4 नंबर की पिन को मैंने किससे जोड़ रखा है, वीसीसी से। तो यहाँ मैं इसको शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें पता है कि पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 कौन सी थी, ये वाली।
ये पिन नंबर 5 है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे स्मॉल वैल्यू की कैपेसिटर सीरीज से जोड़ के भूसंपर्कित किया हुआ, लेकिन इनका कोई यूज नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम में इसको शो नहीं किया है ना। यहाँ पे एरो ये पिन कौन सी है, इमीटर वाली, ये बेस और ये कलेक्टर। तो ये हमारा डायग्राम है ना। तो ये हमारा ओवरऑल डायग्राम है जो हमने इस तरह से बनाया ना। देखिए, एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट था जिसपे दो कंपैरेटर लगे हुए थे, दोनों कंपैरेटर के आउटपुट कहाँ लग रहे थे, एसआर फ्लिप फ्लॉप के एस इनपुट और आर इनपुट पे। क्यू से क्या निकल रहा होता है, डिस्चार्ज, मतलब ट्रांजिस्टर, डिस्चार्ज का ट्रांजिस्टर का जो कैपेसिटर होता है, या मतलब जो अब कलेक्टर टर्मिनल होता है, वो पिन नंबर 7 होती है, और पिन नंबर 7 को कहाँ कनेक्ट करना है, एक्सटर्नल दोनों प्रतिरोधों के बीच में। तो दोनों प्रतिरोधों के बीच में मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको ना, ठीक है। अब उसके बाद और यहाँ पर क्या है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 यानी कि थ्रेशोल्ड पिन और ट्रिगर पिन को आपस में शॉर्ट करके एक एक्सटर्नल कैपेसिटर सी से जोड़ दिया हमने ना। तो ये इसका अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, के लिए हमें ये कनेक्शन करना पड़ेगा। तो यदि हम इस चीज को ध्यान रखें, है ना, आपको बस बेसिक जो ध्यान रखना हो ये ध्यान रखना है कि हमें दो एक्सटर्नल प्रतिरोध आर ए व आर बी लेने हैं और एक एक्सटर्नल कैपेसिटर सी लेना है ना। इनको हमको सीरीज में कनेक्ट करके वीसीसी से जोड़ देना है और एक और सेकंड पॉइंट ग्राउंड कर देना है ना। फिर क्या काम करना है, कैपेसिटर और आर ए के बीच वाला जो पॉइंट है उसको किससे जोड़ना है, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 2 को आपस में शॉर्ट करके आपस में जोड़ देना। फिर आर ए और आर बी के बीच का जो पॉइंट है उसको हम डिस्चार्ज पिन यानी पिन नंबर 7 से यानी कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल से जोड़ देंगे। बस इतना सा करना है और बाकी तो जो हमारा उसका ब्लॉक डायग्राम था वही हो जाएगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे सर्किट बन गया किसके लिए, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह काम करेगा, है ना। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, इसका तो इतना ही काम था यहाँ पे। देखिए, यदि अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की हम बात करें तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है इसमें दो स्टेट होती है, दो क्वासी स्टेबल स्टेट होती है। क्वासी स्टेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, ऐसी स्टेट्स जो कि एक डेफिनेट टाइम के लिए रहती है और एक डेफिनेट टाइम के बाद अपनी स्टेट को चेंज कर लेती है ना। मतलब वो इनफाइनेट टाइम के लिए उस स्टेट में नहीं रहेगा हमारा सिस्टम, वो एक डेफिनेट टाइम के लिए ही उस स्टेट में रहेगा और उसके बाद अपने आप स्टेट का ट्रांजिशन हो जाएगा, है ना। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक स्टेट इसकी ये वाली है और एक स्टेट इसकी ये वाली है। एक डेफिनेट टाइम t1 के लिए कहाँ रहता है, इस वाली स्टेट में रहता है, और t1 जैसे टाइम इंटरवल कंप्लीट होता है तो ये अपने आप कहाँ ट्रांजिट हो जाएगा, स्टेट नंबर 2 में। ये स्टेट नंबर 1 और स्टेट नंबर 2। अब क्योंकि दोनों स्टेट इसकी क्वासी स्टेबल है, ये स्टेट भी क्वासी स्टेबल है, तो इस स्टेट में भी सिस्टम कितने समय तक के लेगा, कोई डेफिनेट टाइम t2 के लिए रहेगा। t2 इंटरवल जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये फिर से कहाँ पर आ जाएगा, अपने आप की बिना किसी एक्सटर्नल सिग्नल के ये अपने आप कहाँ पर आ जाएगा, स्टेट नंबर क्वासी स्टेबल स्टेट फर्स्ट में। फिर t1 समय तक के लिए इसमें रहेगा, फिर अपने आप 2 पे आ जाएगा, फिर 2 में मतलब t2 समय के लिए रहेगा, फिर 1 में आ जाएगा। इस प्रकार से स्टेट के बीच में जो ट्रांजिशन होगा वो लगातार अपने आप ही होता रहता है ना। तो इस प्रकार के मतलब जो मल्टी वाइब्रेटर होता है उसको हम बोलते हैं क्वासी सॉरी अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर स्टेट, यानी कि जिसकी दोनों स्टेट कैसी होनी चाहिए, क्वासी स्टेबल। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं जब इनिशियली जब हम इसको बात कर रहे हैं तो हमारा क्यू जो वी नोट है, वी नोट यानी कि क्यू बार जो है वो कितना है, 0 इनिशियली, टी बराबर 0 इनिशियली ये चीज है ना। अगर इनिशियली ये चीज होगी, है ना, इनिशियली अगर ये वाली चीज होगी, अगर क्यू बार का मान 0 है तो इनिशियली क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। इनिशियली यानी कि हम बात कर रहे हैं इनिशियल मोमेंट की। वी नोट बराबर कितना था, क्यू बार के, और क्यू बार हमने मान लिया किसके बराबर है, 0 के, और क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 1। क्योंकि क्यू की वैल्यू 1 है ना, तो इससे क्या पता चला, क्यू की वैल्यू 1 है तो ये क्यूडी ट्रांजिस्टर जो है उसके बेस पर अप्लाई होगी, और क्यूडी ट्रांजिस्टर के बेस पर जब हाई वोल्टेज अप्लाई होगा तो क्यूडी किस में काम करेगा, क्यूडी जो होगा वो सेचुरेशन रीजन में काम करेगा, सेचुरेशन रीजन में वर्क करेगा, और सेचुरेशन रीजन में वर्क करने के कारण ये ऑन स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, क्यू के 1 होने के कारण क्यूडी ट्रांजिस्टर किस में आ जाएगा, सेचुरेशन रीजन में आ जाएगा,
और सेचुरेशन रीजन में जब ये काम करता है तो हमें पता है ट्रांजिस्टर जब सेचुरेशन रीजन में काम करता है तो ऑन स्विच की तरह काम करता है। तो ट्रांजिस्टर क्यूडी क्या हो जाएगा, ऑन। ट्रांजिस्टर क्यूडी के ऑन होते ही ये वाला पद कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पद कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और ये वाला पद कंप्लीट होगा तो अब देखिए कैपेसिटर के पास एक ये वाला पाथ अवेलेबल है ना, ट्रांजिस्टर से होते हुए ये वाला पाथ उसके पास अवेलेबल है, कैपेसिटर के पास ये वाला पाथ अवेलेबल है। और जब ये वाला पाथ अवेलेबल है तो ये कैपेसिटर सी इससे क्या होने लगेगा, ट्रांजिस्टर क्यूडी के द्वारा। तो इससे क्या चीज होगी, ट्रांजिस्टर क्यूडी के द्वारा कैपेसिटर सी क्या होने लग जाएगा, डिस्चार्ज होने लग जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर सी की वैल्यू मतलब सी क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो देखिए अब डिस्चार्ज टाइम के दौरान ये कैपेसिटर डिस्चार्ज इस डिस्चार्ज पाथ का अगर प्रतिरोध हम देखें तो लगभग प्रतिरोध आर के बराबर है, क्योंकि इसका सीई जो आपकी मतलब संधि होगी है ना, इमीटर और कलेक्टर के बीच का जो पाथ होगा उसका, क्योंकि ऑन स्विच की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होगा। तो हम इस ओवरऑल पाथ का रेजिस्टेंस मान सकते हैं आर है। तो हम मान सकते हैं कैपेसिटर सी जो डिस्चार्ज हो रहा है, इस डिस्चार्जिंग के लिए जो टाइम कांस्टेंट है ना, तो टाइम कांस्टेंट कितना होता है, सी इंटू आर के बराबर। तो सी की वैल्यू तो सी है और आर की वैल्यू कितनी है, आर ए के बराबर। तो सी इंटू आर ए इसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, डिस्चार्जिंग टाइम के लिए। अब कैपेसिटर की वैल्यू अगर ये डिस्चार्ज कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज होता है तो कैपेसिटर की वोल्टेज भी डिस्चार्ज होगी। अब जैसे ही, क्योंकि देखिए इस पॉइंट के कारण इसके इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज कितना आ रहा है, 2 VCC/3। ठीक है, अब जैसे इस कैपेसिटर और यहां पर वोल्टेज कितना आ रहा है, VCC/3। अब देखिए अगर ये डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज होते 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 मान लेते हैं कैपेसिटर की के ऊपर जो वोल्टेज रहेगा यानी कि VC क्या हो गया, लेस देन हो गया VCC/3, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है ना। तो डिस्चार्ज होगा तो एक स्टेट ऐसी भी आएगी कि कैपेसिटर का वोल्टेज कितना रह जाएगा, VCC/3 से भी छोटा हो जाएगा। तो यानी कि अब पिन नंबर 6 पे भी कितना वोल्टेज जाएगा, VCC/3, और पिन नंबर 2 पर भी वोल्टेज कितना जाएगा, VCC/3। अब देखिए जब इस कंपेरेटर के नॉन इन्वर्टिंग पिन पे तो वोल्टेज कितना आ रहा है, VCC/3, और इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज कितना आ रहा है, 2 VCC/3। तो हमको पता है फर्स्ट कंपेरेटर की जो इन्वर्टिंग पिन है वहां पर वोल्टेज ज्यादा आ रहा है नॉन इन्वर्टिंग पिन की तुलना में, तो ये कितना जनरेट करेगा, ये 0 जनरेट कर देगा। इसी प्रकार से सेकंड कंपेरेटर में देखिए नॉन इन्वर्टिंग पिन पर जो वोल्टेज है वो इन्वर्टिंग पिन के वोल्टेज से ज्यादा है, क्योंकि ये वाला वोल्टेज कितना है, लेस देन VCC/3 है ना, लेस देन, यहाँ पर वोल्टेज कितना जा रहा है, लेस देन VCC/3, जबकि इन्वर्टिंग पिन का वोल्टेज कितना है, VCC/3, और नॉन इन्वर्टिंग का VCC/3 से छोटा। तो जो आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका वोल्टेज नेगेटिव से ज्यादा हो गया, तो ये कितना जनरेट कर देगा, 1। अब एस और आर फ्लिप फ्लॉप में हमें पता है कि जब एस आर फ्लिप फ्लॉप में तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू 0 हो जाएगी और आर कितना हो जाएगा, 1। तो जब एस आर फ्लिप फ्लॉप में एस 0 और आर 1 होता है तो मतलब एस आर फ्लिप फ्लॉप में कौन सा ऑपरेशन होता है, रीसेट ऑपरेशन, रीसेट ऑपरेशन होता है। और इस रीसेट ऑपरेशन के कारण क्या होगा, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, एंड क्यू बार कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो अब जो क्यू की वैल्यू पहले कितनी थी, 1, अब वो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और क्यू बार कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो यहाँ तक हम इसको एक बार वापस से देखते हैं। इनिशियली हमने क्या मान लिया है, इनिशियली हमने मान लिया है कि यहाँ पर हमारा आउटपुट वोल्टेज मतलब आउटपुट कितना है, V0 बराबर 0 है, यानी क्यू बार बराबर कितना है, 0। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेट हो गई, फर्स्ट स्टेट हो गई। अब ये फर्स्ट स्टेट में था तो क्यू बार 0 था, तो इसका मतलब क्यू इसका ठीक उल्टा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा यानी कि 1 होगा। क्यू की वैल्यू 1 है तो ये हाई वोल्टेज जब इस डिस्चार्जिंग के मतलब ट्रांजिस्टर के बेस पे अप्लाई होगा तो ये ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में वर्क करेगा, और ट्रांजिस्टर जब भी सेचुरेशन रीजन में वर्क करता है तो वो ऑन स्विच की तरह काम करता है, और ट्रांजिस्टर जब ऑन स्विच की तरह काम करेगा तो ये वाला पाथ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यानी इस कैपेसिटर के पास अब एक डिस्चार्जिंग पाथ अवेलेबल है, तो ये कैपेसिटर सी क्या होगा, इस ट्रांजिस्टर सॉरी प्रतिरोध आर ए वो ट्रांजिस्टर क्यूडी के द्वारा डिस्चार्ज होने लग जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर सी ट्रांजिस्टर क्यूडी के द्वारा डिस्चार्ज हो रहा है, इसीलिए इस ट्रांजिस्टर को नाम हमने क्या दिया था, डिस्चार्जिंग मतलब ट्रांजिस्टर, है ना। तो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज के लिए डिस्चार्जिंग पाथ में प्रतिरोध कितना है, आर ए है केवल। यहाँ तो ये ऑन स्विच की तरह काम कर रहा है, हमें पता है ऑन स्विच का प्रतिरोध बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है।
तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हम कितना मान सकते हैं, आर है। तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, सी इंटू आर होता है, तो सी तो ये है ही, और आर की वैल्यू कितनी है, आर ए के बराबर, तो सी इंटू आर ए हो गया। अब ये डिस्चार्ज होते 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 एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू कितनी रह जाएगी, VCC/3 से कम हो जाएगी। जब कैपेसिटर पे वोल्टेज VCC/3 से कम हो जाता है तो वही वोल्टेज पिन नंबर 6 पे भी अप्लाई होगा और वही वोल्टेज पिन नंबर 2 पे भी अप्लाई होगा। पिन नंबर 6 की ऊपर यानी कि फर्स्ट कंपेरेटर की पॉजिटिव जो टर्मिनल है उस पर वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल से छोटा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पे तो 2VCC/3 है, जबकि पॉजिटिव पे कितना आ रहा है, VCC/3 से भी छोटा। तो इसलिए कंपेरेटर फर्स्ट 0 जनरेट कर देगा, और इसी वजह से यहाँ पे कंपेरेटर फर्स्ट मतलब जो सेकंड है वो क्या जनरेट कर देगा, 1, क्योंकि इसकी पॉजिटिव टर्मिनल पर VCC/3 से ज्यादा वोल्टेज आ रहा है और जबकि नेगेटिव पर VCC/3 से कम वोल्टेज आ रहा है। तो फर्स्ट कंपेरेटर जो 0 है और सेकंड कंपेरेटर ने जो 1 जनरेट किया ये कहाँ पर लेगा, SR फ्लिप फ्लॉप के S इनपुट और R इनपुट पर। तो इससे S 0 हो जाता है और R 1 हो जाएगा। S के 0 होने के कारण और R के 1 होने के कारण यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन होगा, रिसेट ऑपरेशन हो जाएगा। और रिसेट ऑपरेशन हो जाएगा तो रिसेट होने का मतलब क्या है, Q बराबर कितना हो जाएगा, 0, और Q बार कितना हो जाएगा, 1। तो जो आउटपुट वोल्टेज पहले 0 था अब वो कितना हो जाएगा, अपने आप ही 1 हो जाएगा। तो ये काम होगा ना, तो ये स्टेट यहाँ पे ट्रांजिट होगी, ये पहली स्टेट से अपने आप ये दूसरी स्टेट में आ गया। अब हम इसको वापस से देखते हैं, जब दूसरी स्टेट में होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो हमने देखा इसका मतलब ये था कि Q की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, और फिर हमने यहाँ से देखा कुछ समय बाद स्टेट हमारी क्या चेंज होगी, V नोट की वैल्यू Q बार बराबर कितनी हो गई थी, 1। और इसका मतलब ये सेकेंड स्टेट है, ये फर्स्ट स्टेट और ये सेकेंड स्टेट, तो ट्रांजिशन हो गया सेकेंड स्टेट में। और इस चीज का मतलब क्या है कि Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। और Q की वैल्यू, क्योंकि Q बार अगर 1 है तो Q 0 होगा, Q 0 है तो देखिए ट्रांजिस्टर QD के बेस पर कितना वोल्टेज अप्लाई होगा, लो वोल्टेज अप्लाई होगा। और लो वोल्टेज जब बेस पर अप्लाई होगा तो ये किस वाले मतलब रीजन में काम करेगा, ये कट ऑफ रीजन में काम करेगा, कट ऑफ रीजन में काम करेगा। कौन काम करेगा, QD। और QD कट ऑफ रीजन में काम करेगा तो QD इस वजह से किस में आ जाएगा, ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, ऑफ स्विच की तरह क्यों काम करेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर जब भी कट ऑफ रीजन में काम करता है तो वो ऑफ स्विच की तरह काम करता है। जब ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा तो क्या होगा, ऑफ स्विच के रूप में काम करने के कारण अब ये चीज जो होगी वो ओपन सर्किट की तरह भी, मतलब ये ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका पाथ कंप्लीट नहीं होगा, ये वाला पाथ आपका इनकम्प्लीट रहेगा, तो अब कैपेसिटर सी इस तरह से डिस्चार्ज नहीं हो सकता है ना। अच्छा, जब ये इधर ट्रांजिशन आया तो हम बोल सकते हैं कि VC की वैल्यू क्या है, लेस देन VCC/3 थी, है ना, यही थी ना। VC की वैल्यू कितनी थी, लेस देन VCC/3 थी, तभी ट्रांजिशन हुआ था, है ना। तो अभी यहाँ पर वोल्टेज कितना है, VCC/3 से कम है। अब लेकिन जैसे ही आपका कट ऑफ रीजन में आ जाएगा, यानी कि ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, तभी और ज्यादा इसमें डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। तो यानी कि VC की वोल्टेज जो घट रही थी लगातार अब वो रुक जाएगी, है ना। अब उसके रुक जाने पर क्या हुआ, अब ये पाथ तो आपके पास डिस्चार्जिंग पाथ तो अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर कौन सा पाथ अवेलेबल है, चार्जिंग पाथ, है ना। ये चार्जिंग पाथ अवेलेबल है, तब ये कैपेसिटर जो होगा C, है ना, तो इससे क्या होगा, कैपेसिटर जो C होगा वो क्या होगा, VCC से RA प्लस RB द्वारा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चार्जिंग सर्किट के अंदर हमारे दो प्रतिरोध काम में आ रहे हैं, RB भी काम में आ रहा है और RA भी काम में आ रहा है। तो इसलिए हमारे चार्जिंग टाइम का जो टाइम कांस्टेंट होगा, चार्जिंग टाइम का जो टाइम कांस्टेंट है वो कितना होगा, C इंटू RA प्लस RB। तो दोनों ही प्रतिरोध आ जाएंगे, है ना। अब जैसे ही कैपेसिटर की वोल्टेज, है ना, जैसे ही कैपेसिटर, क्योंकि अब चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर की वोल्टेज क्या होगी, बढ़ेगी। और बढ़ते बढ़ते जैसे ही ये वाली वोल्टेज 2VCC/3 से ज्यादा हो जाएगी, है ना, 2VCC/3 से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, जब 2VCC/3 से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखते हैं। तो पिन नंबर 6 और पिन नंबर 2 पर कितना वोल्टेज अप्लाई होगा, ग्रेटर देन 2VCC/3, और यहाँ पर भी ग्रेटर देन 2VCC/3। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंपेरेटर के इन्वर्टिंग सॉरी मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पर वोल्टेज 2VCC/3 से ज्यादा है, जबकि इन्वर्टिंग पिन पर केवल 2VCC/3 है।
तो यानी कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा है, नेगेटिव का कम है, तो ये कितना जनरेट कर देगा 1। इसी प्रकार से जब हम सेकंड कंपेरेटर की बात करेंगे तो सेकंड कंपेरेटर में क्या होगा, यहाँ पर मतलब नॉन इन्वर्टिंग पिन पे तो कितना लगा हुआ है VCC/3, जबकि इन्वर्टिंग पिन पे लगा रखा आपका कितना लग रखा है 2 VCC/3 से भी ज़्यादा। तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव जो टर्मिनल है उस पर वोल्टेज पॉजिटिव से ज़्यादा है, तो सेकंड कंपेरेटर क्या जनरेट कर देगा 0। तो सेकंड कंपेरेटर जब 0 जनरेट कर देगा तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, जब ये वाली स्थिति हो जाएगी तो S बराबर कितना हो जाएगा 1 और R बराबर कितना हो जाएगा 0। जब S बराबर 1 और R बराबर 0 होता है तो SR फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, SR फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, सेट ऑपरेशन होता है ना, सेट ऑपरेशन। और सेट ऑपरेशन के कारण क्या होगा, सेट ऑपरेशन के कारण वापस से Q बराबर कितना हो जाएगा 1 और Q बार कितना हो जाएगा फिर से 0। तो यानी कि फिर से वापस से कौन सी स्टेट मिल गई हमें, वापस से इनिशियल स्टेट। तो क्या हुआ, और तो जब आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है ना, जब तक आपकी वेट देखो, जब मतलब आपकी इनिशियल स्टेट 0 थी, यानी कि Q बार मतलब V नॉट वोल्टेज कितना था 0, तो उस स्थिति में कैपेसिटर C की क्या हो रही थी, डिस्चार्जिंग हो रही थी, तभी तो ये VCC/3 से छीट मतलब आपका मतलब यहाँ पे छोटा हुआ, कैपेसिटर C क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। और जब डिस्चार्ज होते होते VCC/3 से कम हो जाएगी तो आउटपुट स्टेट कितनी हो जाएगी 1। जब आउटपुट स्टेट 1 हो जाएगी उसके बाद कैपेसिटर C की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना, कैपेसिटर मतलब जो कैपेसिटर C है उसकी क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, चार्जिंग हो जाएगी। तो जब आपका आउटपुट 1 है तो ये लगातार इसका वोल्टेज बढ़ेगा, और जैसे ही वोल्टेज बढ़कर 2 VCC/3 से बड़ा हो जाएगा तो ये फिर से अपनी स्टेट को इन्वर्ट कर लेगा, है ना। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा चार्जिंग टाइम जो होगा वो डिस्चार्जिंग टाइम से बड़ा होगा। क्योंकि चार्जिंग टाइम का टाइम कांस्टेंट कितना है, जो हमारी चार्जिंग है वो हमारी क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि टाइम कांस्टेंट हमारा क्या है इस वाले केस में ज्यादा। एक मिनट, तो हमारे यहाँ पे टाइम कांस्टेंट मतलब यहाँ पे जो हमारा टाइम कांस्टेंट है वो क्या है, ज्यादा है। तो टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो यहाँ पर आपकी चार्जिंग क्या होगी, स्लो। देखो टाइम कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग उतनी ज्यादा स्लो होती है। अब हम देख सकते हैं दोनों ही केस में, जब हमने डिस्चार्जिंग टाइम के अंदर टाइम कांस्टेंट देखा था तो कितना था, RA/C, केवल इतना सा था, RA/C था ये डिस्चार्जिंग टाइम का, और ये चार्जिंग टाइम का। तो चार्जिंग टाइम का टाइम कांस्टेंट ज्यादा है डिस्चार्जिंग टाइम से, तो चार्जिंग टाइम क्या होगा हमारा, कम होगा, और डिस्चार्जिंग टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉरी, डिस्चार्जिंग टाइम हमारा क्या हो जाएगा, मतलब डिस्चार्जिंग टाइम हमारा कम हो जाएगा और चार्जिंग टाइम हमारा क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट जितना ज्यादा इसको चार्ज होने में भी उतना समय लगेगा और डिस्चार्ज होने में भी उतना समय लगता है, तो इस हिसाब से ना। तो इस प्रकार से लगातार अपनी स्टेट को इन्वर्ट करते रहेगा अपने आप ही ना, तो ये इस प्रकार से हमें अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर प्राप्त होगा। अब हम एक बार इसका पल्स डायग्राम देख लेते हैं कि पल्स हमें किस प्रकार से मिलेगी यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर मतलब वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, कैपेसिटर की कितनी वोल्टेज है ना, कैपेसिटी वोल्टेज को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। सबसे पहले ये समय टी है, कैपेसिटी वोल्टेज यहाँ पे ये वीसी को शो कर रहे हैं। मान लेते हैं शुरुआत के अंदर वीसी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था ना ये, और वोल्टेज कहाँ से कहाँ के बीच में देगा, VCC/3 से जैसे ही नीचे जाएगा तो फिर से स्टेट चेंज हो जाएगी, और जैसे ही 2 VCC/3 से ऊपर जाएगा तो फिर से स्टेट चेंज हो जाएगी। यानी कि वोल्टेज हमेशा VCC/3 और 2 VCC/3 के बीच में ही रहेगा ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम इसकी चार्जिंग हो रही है ना, तो ये हम मान लेते हैं इसकी चार्जिंग होगी। फिर उसके बाद क्योंकि चार्जिंग धीरे धीरे होगी, क्योंकि चार्जिंग हम यहाँ लिख देता हूँ एक बार, चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट इसको मैं लिख देता हूँ टोसी लिख देता हूँ ना। ये टोसी बराबर कितना है, RA+RB इंटू C। इसी तरह से डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, तो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट को मैं कितना लिख देता हूँ TD, और ये कितना है सिंपल RA/C। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो TC है वो ग्रेटर देन TD, यानी कि चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ज्यादा है और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कम है। तो इसका मतलब चार्ज होने में ज्यादा समय लगेगा और डिस्चार्ज होने में कम समय।
तो चार्ज होने में तो इतना समय लग गया क्योंकि धीरे धीरे चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज तेजी से होगा तो ये कम समय में डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ तक आ गया Vcc/3, जैसे इससे कम होता तो फिर से चार्ज होना शुरू हो जाता, ये फिर से चार्ज होना शुरू, फिर ये डिस्चार्ज, फिर ये चार्ज होना शुरू होगा, फिर ये डिस्चार्ज। इस प्रकार से हमारे पास ये साइकिल चलती जाएगी ना, अपने आप ये ट्रांजिशन होते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया, इसको एक बार रफ कर देता हूँ मैं। इसके बाद हम अपना वापस से देखिए, अब हम बना रहे हैं आउटकम वोल्टेज, यानी कि कौन सा, वी नॉट, जो कि किसके बराबर था, क्यू बार के, ट्रांजिट मतलब फ्लिप फ्लॉप के क्यू बार के बराबर, है ना। देखिए जब चार्जिंग हो रही है ना, तो चार्जिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला वोल्टेज Vcc/3 से भी छोटा है और ऊपर वाला 0 और नीचे कितना लग जाएगा 1, 0 1 का मतलब वहाँ पे रिसेट 0 तो ये V0। हाँ, तो जब हमारी चार्जिंग हो रही थी, चार्जिंग के दौरान हमारा मतलब जब तक आउटकम हमारा 1 है तब तक इसमें चार्जिंग होती है ना, ये हमने देखा था पिछले स्लाइड पे कि जब तक चार्ज आपके आउटपुट कितना है V0 या क्यू बार 1 है तब तक हमारी चार्जिंग होती है, और जैसे ही ये 2Vcc/3 से ज़्यादा होता है तो क्यू बार की वैल्यू कितनी हो जाती थी, 0, और 0 हो जाती थी तो उस दौरान ये फिर कितना रहता था, ये डिस्चार्ज होता था। डिस्चार्ज होकर जैसे ही वोल्टेज Vcc/3 से नीचे जाता था तो ये फिर से आपका स्टेट इन्वर्ट हो जाएगी, स्टेट इन्वर्ट होकर कितनी रहेगी 1, और फिर से ये 1 रहेगी, और कितने समय तक, जब ये बढ़कर 2Vcc/3 के बराबर ना हो जाए फिर ये डिस्चार्ज होगा, तो ये 0 होगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी ना। इस प्रकार से हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, ये इसकी कंप्लीट साइकिल है, ये इसकी कंप्लीट टाइम साइकिल मतलब जो पीरियड है वो है, और जब तक के लिए आउटकम हमारे पास 1 है तो उसको हम बोलते हैं टी ऑन टाइम, और जब तक के लिए हमारे पास पल्स की वैल्यू कितनी आ रही 0 आउटपुट पल्स की, तो उसको बोलते हैं टी ऑफ टाइम, है ना। तो टोटल टी जो होगा, टोटल जो आपका टाइम पीरियड होगा वो टी ऑन प्लस कितना हो जाएगा, टी ऑफ। और टी ऑन और जब टी ऑफ को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टी ऑन और टी ऑफ किसके रूप में आता है, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। तो टी ऑन तो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि टी ऑन वो समय है जिसके अंदर हमारी चार्जिंग हो रही है, तो चार्जिंग कितने समय के लिए हो रही है, मतलब चार्जिंग, तो यहाँ पे चार्जिंग टाइम कांस्टेंट पे भाई टी ऑन समय वो समय है जिसमें हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे चार्जिंग टाइम कांस्टेंट आ गया यानी कि टी सी, और टी सी की वैल्यू कितनी थी, आर ए प्लस आर बी इंटू सी, और जिसको कैलकुलेट करते थे यहाँ पे 0.693 हो जाता है ना, टी हो जाएगा। इसी प्रकार से टी ऑफ जो होता है वो वो देखो टी ऑफ समय वो समय जब आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, आर ए इंटू सी, और इसके आगे वापस से कितना लग जाएगा 0.693 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो टोटल ये हो जाएगा, जब हम टोटल टाइम पीरियड निकालेंगे तो टोटल टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 0.693 कॉमन बाहर आ गया, और यहाँ पे आर बी प्लस कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर ए, और बाहर कितना आ जाएगा वापस से सी, ये हमारा टोटल टाइम। अब यहाँ पर होता है ड्यूटी साइकिल, है ना। तो ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या होता है, अब किसी भी पल्स के लिए ड्यूटी साइकिल कितना होता है, ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है टी ऑन व टी का रेशो, इसका टी ऑन टाइम कितना है और टोटल टाइम कितना है, दोनों का जो रेशो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी साइकिल। यहाँ से हम देखिए टी ऑन टाइम कितना है 0.693 आर ए प्लस आर बी इंटू सी, और नीचे कितना आ जाएगा 0.693 आर ए ट्वाइस ऑफ आर ए प्लस आर बी इंटू सी, से सी कट जाएगा 0.693 से 0.693 कट जाएगा, तो ड्यूटी साइकिल बराबर कितना हो जाएगा आर ए प्लस आर बी अपॉन ट्वाइस ऑफ आर ए प्लस आर बी, तो ये इसका ड्यूटी साइकिल हो जाएगा। तो ड्यूटी साइकिल केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू पर, है ना। तो ये हमारा पूरा क्या है, मल्टी वाइब्रेटर के द्वारा अस्टेबल, सॉरी 555 टाइमर आईसी के द्वारा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।